बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 फरवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि सियासी सड़क के यू टर्न पर लगा जाम, नीतीश के बाद अब कई नेता लाइन में, 2014 से भी बड़ा होगा एनडीए का कुनबा। हजारों शिक्षकों की जा सकती है नौकरी, ई शिक्षा पोर्टल से खुलेगी सच्चाई, विभाग को बस डेटा अपलोड होने का इंतजार। दुनिया में तेजी से फैल रही ये घातक बीमारी, दवाओं से भी रोक पाना हो रहा है मुश्किल। कौन सी बीमारी, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। मार्च में इस तारीख तक होगा लोकसभा का चुनाव का ऐलान, ऐसा हो सकता है शेड्यूल, तैयारी हो गई तेज। बिहार में बची गाय की केवल 2 देसी नस्लें, वे भी विलुप्त होने के कगार पर, जाने किस गाय का दूध पी रहा है बिहार। बिहार मैट्रिक परीक्षा जूता मोजा पहन करके परीक्षा देने की इजाजत नहीं, जाने डिटेल। नीतीश कुमार के चौके पर तेजस्वी यादव का छक्का, तैयार कर दिया प्लान बी, चुनाव में बाजीगर बनने की तैयारी। बीजेपी नीतीश के साथ है लेकिन उनसे बिहार में अपनी सरकार बनाने का संकल्प नहीं छोड़ा है, सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। मौसम में आया गर्मी, बिहार में 4 दिनों तक ठंड से कुछ राहत, 12 से इन जिलों में बारिश के आसार। नीतीश कुमार ने यू टर्न के फैसले पर कहा, बीच में इधर उधर गया लेकिन अब एनडीए के साथ ही रहूंगा। बिहार में लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीतेगी बीजेपी जेडीयू का गठबंधन, ताजा आंकड़ों ने चौंकाया। 4 दिवसीय कृषि यंत्रीकरण मेले में खेती बाड़ी की मशीनों पर मिलेगी 80% सब्सिडी, जाने पूरी डिटेल। मरीजों की किडनी और लीवर से खिलवाड़, सरकारी अस्पताल में बिना जांच के दी जा रही है दवाएं। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना से 62 प्रकार के उद्योग लगा सकते हैं गरीब परिवार, ऐसे करे आवेदन। बिहार में राज्यसभा चुनाव का नामांकन शुरू, जदयू का होगा नुकसान, बुरी फंसी कांग्रेस, भाजपा राजद की बल्ले बल्ले। क्या ऑपरेशन लोटस पर भारी पड़ेगा ऑपरेशन लालटेन, नीतीश सरकार के साथ होगा खेला। 12 फरवरी को फिर होगा बड़ा खेल, सियासी हलचल के बीच आरजेडी ने खोल दी अंदर की बात। क्या जीतन राम मांझी बनेंगे बिहार के नए सीएम, नीतीश सरकार पलटने की तैयारी में मुकेश सहनी। अगर कोई दिखा दे कि पीएम मोदी ने 9 सालों में बिहार के लिए एक भी बैठक की हो तो मोदी का झंडा लेकर के चल देंगे, प्रशांत किशोर ने किया बड़ा दावा। एलपीजी सिलेंडर पर अब दिखेगा क्यूआर कोड, स्कैन करके ग्राहकों को होगा बड़ा फायदा। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि अमेरिका में इन दिनों एक बेहद ही जानलेवा इन्फेक्शन का कहर तेजी से बढ़ रहा है। इस फंगल इन्फेक्शन को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक घातक माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो कैंडिडिया ऑरिस नामक ये संक्रमण लोगों के लिए बेहद घातक साबित हो रहा है। इस बीमारी का नाम है, इस संक्रमण का नाम है कैंडिडिया ऑरिस। जी हाँ, ये नाम है इस बीमारी का। इसकी चपेट में आने वाले करीब 60% लोगों की जान चली गई है। जी हाँ, जान चली जा रही है। चिंता की बात यह है कि इस इन्फेक्शन पर दवाओं का कोई भी असर नहीं हो रहा है। जी हाँ, और अमेरिका में इसके मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। इससे दुनिया भर में चिंता का माहौल बन गया, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन अन्य देशों में तेजी से फैला तो फिर महामारी का रूप ले सकता है। लोग अभी तक कोरोना महामारी के प्रकोप से उबर भी नहीं सके कि और इस बीच घातक फंगल इन्फेक्शन के मामले सामने आने से सभी की चिंता बढ़ गई है। यह अमेरिकी वेबसाइट एनबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंडिडिया ऑरिस एक रेयर फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन साल 2016 के बाद लगातार इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस साल अमेरिका के कई राज्यों में यह संक्रमण सामने आया है। इसी महीने वाशिंगटन राज्य के 4 लोग इस जानलेवा इन्फेक्शन की चपेट में आ गए हैं।
दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान में अब करीब 1 महीने का ही वक्त बचा। जहां चुनाव आयोग की टीमों ने आंध्र प्रदेश का दौरा कर लिया और वहां चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। जहां अब 20 फरवरी को आयोग की टीम का बिहार दौरा है और उससे पहले ही 15 तारीख को चुनाव आयोग की टीम ओडिशा पहुंचेगी। इस टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत 8 अधिकारी शामिल होंगे। अब तक मिली जानकारी के अनुसार आयोग की टीमें मार्च के पहले सप्ताह तक सभी राज्यों में तैयारियों को परख लेंगी। इसके बाद मार्च के ही दूसरे सप्ताह में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। चुनाव की शुरुआत ऐलान के कम से कम 28 दिन बाद हो सकती है। इस तरह पहले चरण का मतदान भी अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक होने की संभावना जताई जा रही है। चुनाव का ये पूरा कैलेंडर कमोबेश 2019 के आम चुनाव जैसा ही होगा, जब निर्वाचन आयोग ने 10 मार्च को इलेक्शन का ऐलान किया था। दोस्तों देश भर में 19 करोड़ गाय हैं। जी हाँ, 19 करोड़ 25 लाख गाय हैं। देश की कुल गायों की संख्या का 7.95% बिहार में है। यानी कि बिहार में गायों की संख्या 1 करोड़ 54 लाख है। जी, लेकिन इनमें बिहार की मूल नस्ल की गाय ना के बराबर है। हाइब्रिड नस्ल और दूसरे राज्यों से लाई गई गाय ही बिहार में है। जब गायों की संख्या के लिहाज से देश भर में बिहार चौथे स्थान पर है, लेकिन राज्य भर में चिन्हित रूप से सिर्फ 2 मूल नस्ल की गाय ही बचे हुए हैं। पूर्णिया और बचौर, ये 2 नस्ल की गाय ही अब बिहार की मूल नस्ल रह गई है। वर्तमान में दूसरे राज्यों से लाई गई और फिर हाइब्रिड नस्ल की गायों का ही दूध बिहार के लोग पी रहे हैं। पूर्णिया नस्ल की गाय पूर्णिया, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, सुपौल में ही कहीं मिलेगी। बचौर नस्ल की गाय दरभंगा, सीतामढ़ी और फिर मधुबनी के क्षेत्रों में ही पाई जाती है। इन दोनों नस्लों की गाय की संख्या लगभग 1 से 1.5 हजार के आसपास होगी। इनका भी संरक्षण नहीं हो तो फिर नस्लें भी विलुप्त हो जाएगी। दोस्तों बिहार में मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जहां इंटर परीक्षा की तरह छात्रों को जूते मोजे पहन करके एग्जाम देने की छूट नहीं मिलेगी। जहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा में जूता मोजा पहनने पर रोक लगा दी है। यह दरअसल इंटरमीडिएट की परीक्षा में अत्यधिक ठंड की वजह से जूता मोजा पहनने की छूट दी गई थी, लेकिन अब सर्दी में कमी आने के कारण मैट्रिक परीक्षा में इस पर रोक रहेगी। आपको बता दें कि मैट्रिक परीक्षा 15 फरवरी से 23 फरवरी के बीच 2 पालियों में होगी। बिहार बोर्ड से जारी निर्देश के अनुसार परीक्षा केंद्र पर आधा घंटा पहले पहुंचना अनिवार्य होगा, क्योंकि एग्जाम शुरू होने के ठीक आधा घंटे के पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। गौरतलब है कि इंटर की परीक्षा में कई छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया गया था। इसके बाद कुछ छात्र दीवार फांद करके प्रवेश कर गए थे। ऐसे परीक्षार्थियों पर FIR की जाएगी। 2 साल के लिए परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे में परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक है कि परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंच करके इत्मीनान हो जाएं। गौरतलब है कि इस बार बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में करीब 16 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। जब परीक्षा के लिए 1585 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। बिहार बोर्ड की ओर से बताया गया है कि पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से होगी और फिर इसके लिए 9 बजे तक ही एंट्री दी जाएगी। दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से होगी, जिसके लिए 1:30 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि एंट्री दिया जाएगा। इसके बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा सेंटर का गेट अब परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले ही खोल देना होगा। दोस्तों लालू परिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आंशिक राहत दे दी है। जब कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी बेटी हेमा यादव और फिर राजद सांसद मीसा भारती को सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी बेटी हेमा यादव और फिर राजद सांसद मीसा भारती कोर्ट में मौजूद रहे। CBI ने इस मामले में 10 अक्टूबर 2022 को राबड़ी देवी और फिर उनकी बेटी सहित 16 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था और फिर उन्हें उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई थी। दोस्तों बिहार में सरकार के शक्ति परीक्षण को लेकर के लग रही अटकलों के बीच भी राष्ट्रीय जनता दल एक साथ 2 मोर्चों पर अपनी लड़ाई को जारी रखने की कोशिश में जुटा हुआ है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को विरोधियों के खिलाफ जहां हमले जारी रखने की छूट मिल गई है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के अन्य नेता कार्यकर्ताओं के साथ संगठन के अन्य कोषांगों को अब 17 महीने में किए गए कार्यों की जानकारी घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के निर्देश के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के स्तर पर हुई बैठक में बीते 17 महीने की गठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव की पहल पर हुए कार्यों पर चर्चा हुई। जब बैठक में यह सहमति बनी जो योजनाएं कार्यक्रम तेजस्वी यादव की पहल पर शुरू हुए उनका घर घर बखान किया जाएगा। जब पार्टी के जिला से लेकर के प्रखंड स्तर तक के नेता संबंधित कार्यों के साथ साथ प्रखंड से लेकर के पंचायत तक एक साथ एक घर में जाएंगे और उन्हें बीते 17 महीने में महागठबंधन की सरकार के नेतृत्व में किए गए प्रमुख 17 कामों का ब्यौरा देंगे। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की हर चाल को फेल करने में लगे हैं, जहां अब वे नई रणनीति के तहत काम करने वाले हैं। RJD इस बार आर पार के मोड में दिख रही है।
जहां वहीं पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी ने जिन कामों को प्रचार करने के लिए सूचीबद्ध जारी किया है उनमें 4 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी, 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिलाने की पहल करना, 35,42,000 परिवारों को आवास निर्माण के लिए पैसे देना, देश भर में प्रथम बार जाति आधारित गणना करना, आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर के 75% किया जाना, वर्षों से लंबित मांग नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देना, जहां स्वास्थ्य सेवा में सुधार किया जाना तथा 1,35,000 से अधिक पदों पर स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली प्रक्रिया को अंतिम चरण तक पहुंचाना शामिल है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करके राज्य में अपनी सरकार बनाने का संकल्प नहीं छोड़ा है। भाजपा की बिहार इकाई के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने यहां पार्टी कार्यकर्ताओं और फिर वरिष्ठ नेताओं से खचाखच भरे एक सभागार में यह बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि हमारे लिए एक कठिन फैसला था, जहाँ राष्ट्रीय और फिर राज्य स्तर पर इसकी खूब चर्चा हुई और आखिरकार बिहार में जंगल राज लाने वाले राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद को सत्ता से बाहर करने का फैसला किया गया। भाजपा नेता ने आरोप लगाया है कि हम जिस भी गठबंधन का हिस्सा हैं उसका तब तक सम्मान करते हैं जब तक वह बना हुआ है। हम नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा ही करेंगे, जिन्हें इंडी अलायंस के लोगों ने प्रधानमंत्री पद के वादे के साथ लुभाया था, लेकिन उन्हें वो सही समय पर एहसास हुआ कि ये केवल भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बनाया गया एक समूह है। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा पहली बार अनुच्छेद 370 के खिलाफ आवाज उठाए जाने के बाद पीढ़ियां गुजर गई। जब नरेंद्र मोदी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया तो इसे इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। जब उन्होंने कहा कि वर्षों तक विरोधियों ने मंदिर वही बनाएंगे कि हमारे नारे की का ये कहकर के मजाक उड़ाया कि तारीख नहीं बताएंगे। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में भाजपा शराब माफिया, भूमि माफिया और फिर रेत खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। दोस्तों, बिहार में शुक्रवार से चल रही बर्फीली पछुआ के कुछ थमने के आसार हैं। ऐसे में शाम में ठंड काफी कम होने की संभावना है। शनिवार से मौसम पूरी तरीके से सामान्य होने की उम्मीद है। जो IMD के मुताबिक शनिवार से अधिकतम और फिर न्यूनतम तापमान से मौसम विभाग के मुताबिक कल अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। हालांकि 12 फरवरी से मौसम में एक बार फिर से बदलाव आने की पूर्वानुमान है। मौसम विभाग पटना के मुताबिक 12 से 14 फरवरी तक दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण मध्य और फिर दक्षिण पूर्व के जिलों में हल्की बारिश के आसार है। इसके बाद रात का तापमान कुछ बढ़ेगा, लेकिन मौसम सामान्य हो जाने के आसार है। दरअसल 12 से 14 फरवरी को एक ट्रफ लाइन बिहार को प्रभावित कर रही है। इधर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बिहार में बह रही पछुआ हवा ने अच्छी धूप के बाद भी ठंड का एहसास कराया है। इसकी वजह से पटना में उच्चतम तापमान सामान्य से 2, गया में सामान्य से 3 और फिर पूर्णिया में सामान्य से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। रात का पारा अधिकांश जगहों पर सामान्य से कुछ कम दर्ज किया गया है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में महागठबंधन की सरकार गिराने के लिए यू टर्न पर कहा कि वे बीच में इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब वो फिर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA में आ गए हैं और अस्थायी रूप से इसी के साथ रहेंगे। जब पटना में बीते गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए CM नीतीश कुमार ने मजाक के अंदाज में कहा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि BJP JDU पहले भी साथ थे, बीच में जरूर मैं 2 बार इधर उधर गया था, लेकिन अब एक बार फिर से मैं इधर आ गया हूं और अस्थायी रूप से अब यहीं पर रहूंगा। जब ये पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और BJP प्रमुख JP नड्डा के साथ बैठक में किसी विशेष पैकेज का मुद्दा उठाया, बिहार को विशेष पैकेज का मुद्दा उठाया था, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारे बारे में चिंता न करें, हम ये काम कर रहे हैं। जहाँ बिहार के विकास के लिए 2005 से काम चल रहा है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के बीच में सभी चर्चाएं बहुत अच्छे से हुई है। आपको बता दें कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के बाद बिहार में भाजपा के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार ने बुधवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। जब मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर करते हुए पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA सरकार बिहार में सुशासन और विकास को गति देगी। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात से पहले CM नीतीश कुमार ने PM मोदी और फिर BJP अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि अब ये हमेशा NDA के साथ ही रहेंगे। जब बिहार के CM नीतीश कुमार ने कहा कि BJP JDU 1995 से एक साथ थे, हम बीच में 2 बार इधर उधर जरूर गए थे, लेकिन अब नहीं कहीं जाएंगे, अब यहीं पर रहेंगे।
दोस्तों 2019 में लोकसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिहार में बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ेगी। जब बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और फिर कितनी सीटें इसके खाते में जाएंगी अभी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन एक ताज़ा सर्वे में ये बात सामने आई है कि एनडीए अलायंस को पिछले साल की तुलना में इस बार झटका लग सकता है। जहाँ आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे ने ताज़ा आंकड़ों को जारी किया है। सर्वे के आंकड़ों को देखें तो फिर साफ पता चलता है कि इस बार एनडीए को 7 सीटों का नुकसान हो सकता है। जब बिहार में विपक्षी गठबंधन और एनडीए का वोट परसेंट भरा है, लेकिन फायदा विपक्ष को मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में 2024 के लोकसभा चुनाव में 32 सीटों के मिलने का अनुमान जताया गया है। यह आंकड़ा एनडीए नेताओं को हैरान कर सकता है। आपको बता दें कि 2019 में बीजेपी और जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी सभी 17 सीटों को जीत गई थी, जबकि जेडीयू को 1 सीट का नुकसान हुआ था। एलजेपी को 6 सीटें दी गई थी, जहाँ 6 सीटों पर जीत हुई। इस तरह पिछली बार एनडीए को बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर जीत मिली थी। 1 सीट पर कांग्रेस को जीत हुई थी। आरजेडी 1 सीट भी नहीं जीत पाई थी। आपको बता दें कि इस बार समीकरण थोड़ा अलग है। नीतीश कुमार ने फिर से एनडीए के साथ सरकार बना ली है, लेकिन इस बार पार्टी ज्यादा है। जहां बीजेपी और जेडीयू को पिछली बार के मुकाबले इस बार सीट कम मिल सकती है। इस बार एनडीए में चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों अलग अलग गुट हो चुके हैं। जब पिछली बार 7 थे, जहाँ इन्हीं सीटों में से उपेंद्र कुशवाहा और फिर जीतन राम मांझी को भी देना है। जहाँ ऐसे में तय है कि बीजेपी और जेडीयू को सीटों से समझौता करना पड़ सकता है। दोस्तों बिहार सरकार कृषि विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार के द्वारा किसानों की मदद करने के लिए राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन किया गया है। आपको बता दूं कि ये मेला 8 फरवरी से शुरू हो चुका है, जहां वही ये कृषि यांत्रिकरण मेला 11 फरवरी 2024 तक जारी रहेगा। इस दौरान मेले में कमजोर वर्ग के किसानों को बेहतरीन और बड़े कृषि मशीनों पर अनुदान यानी कि सब्सिडी दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस मेले के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना के अंतर्गत 1,19,000 रुपए की लागत से किसानों को कृषि यंत्र पर सब्सिडी प्रदान होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार कृषि विभाग के इस राज्य स्तरीय कृषि यंत्रीकरण मेला एग्रो बिहार 2024 बिहार के गांधी मैदान पटना में आयोजित किया गया है। इस मेले का समय प्रतिदिन 10 बजे से शाम 7 बजे है, जहां और इस मेले में शामिल होने के लिए आपको किसी भी तरीके का शुल्क नहीं देना होगा। दोस्तों हम के संयोजक जीतन राम मांझी पार्टी विधायक अनिल सिंह को मंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। जहां इस पर हम विधायक अनिल सिंह ने कहा कि जीतन राम मांझी को धन्यवाद देते हुए हमको मंत्री बनाने की मांग की है, लेकिन इस पर निर्णय सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी को लेना है। मंत्री हमको बनाया जाए या नहीं बनाया जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए एकजुट है, हम लोग एनडीए के साथ है। हर परिस्थिति में मैं एनडीए का साथ रहूंगा, मैं नाराज नहीं हूँ। अनिल सिंह ने कहा कि 2005 से 2010 में मंत्री नीतीश सरकार में रहा था। जब एनडीए सरकार बहुमत साबित करेगी, बहुमत साबित करते समय हम लोग नीतीश का समर्थन करेंगे। जब हम लोगों की पार्टी एनडीए में ही रह करके लोकसभा चुनाव लड़ेगी। आरजेडी के साथ हम लोग नहीं जाएंगे। आरजेडी के कोई भी खेला में हम लोग भाग नहीं लेंगे। आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी लगातार एनडीए सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। अपनी पार्टी से विधायक और फिर हम बिहार अध्यक्ष अनिल सिंह को भी मंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। मंत्री के बेटे संतोष मांझी को मंत्री बनाया गया है। एससी एसटी कल्याण विभाग और फिर सूचना प्रौद्योगिकी कुल 2 विभाग दिया गया है, लेकिन जीतन राम मांझी संतुष्ट नहीं है। मांझी मलाईदार मंत्रालय चाहते हैं। जब मंत्री को मिलाकर के हिंदुस्तानी युवा मोर्चा में 4 विधायक हैं। बेटा संतोष सुमन मांझी एमएलसी है। दोस्तों बिहार के लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक के आदेश पर सक्षमता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया तेज हो गई है। यह कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए 3 बार मौका दिया जाएगा। जो इसमें पास नहीं करेंगे उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। के पाठक के इस प्लान पर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। जो आरजेडी ने के पाठक के खिलाफ न सिर्फ मोर्चा खोल दिया, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी पर भी निशाना साधा है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद के विधान परिषद सदस्य कारी साहब ने कहा कि राजद और फिर तेजस्वी यादव के रहते कोई भी माई का लाल नहीं है जो नियोजित शिक्षकों की नौकरी से हटा देगा। जब हमारा संकल्प है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी देंगे, जब नौकरी छीनने की बात कोई नहीं कर सकता है। कारी साहब ने कहा है कि एक और जहां नफरत बांटा जा रहा है वहीं, लेकिन जब तक तेजस्वी यादव की सरकार रही तब तक बिहार में नौकरियां बांटी गई। शिक्षा विभाग में एक दिन में रिकॉर्ड 1.25 लाख नौकरियां दी गई है। जो काम नीतीश कुमार ने 17 साल में नहीं किया, वे तेजस्वी यादव ने 17 महीने में ही कर दिखाया है। आरजेडी विधान परिषद ने कहा है कि जब कैबिनेट में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का एजेंडा पास हुआ था तो फिर कहा गया था कि परीक्षा देकर के उन्हें पास कराना पड़ेगा। अगर फेल हुए तो राज्यकर्मी नहीं बना पाएंगे, लेकिन नौकरी नहीं जाएगी। अब के पाठक नया फरमान लाए हैं तो फिर तेजस्वी यादव के रहते हुए कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि जो नियोजित शिक्षकों को नौकरी से हटा दे, जो नियोजित शिक्षकों का नौकरी खत्म कर दे। दोस्तों
दोस्तों अस्पतालों में मरीजों को बीमारी के हिसाब से इलाज में लापरवाही हो रही है। बीमारी का वास्तविक कारण जानने के लिए आवश्यक जांच कराए बिना ही दवा लिखी जा रही है। जहां सामान्य बीमारी में भी जरूरत से अधिक दवाएं लिखी जा रही है। कुछ मामलों में आधी अधूरी दवा डॉक्टरों द्वारा लिख दे रहे हैं। जहां नवजात शिशुओं के इलाज में भी अनदेखी हो रही है। कई जगह बीमार नवजात बच्चों का वजन नहीं बढ़ने के साथ ही शरीर का तापमान भी नहीं मापा जा रहा है। आपको बता दें कि अब स्वास्थ्य विभाग ऐसे लापरवाह चिकित्सकों को यानी कि डॉक्टरों को चिन्हित करके कार्रवाई करेगा। इन डॉक्टरों को पहले नोटिस दी जाएगी और फिर संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर नियमानुसार निलंबन और फिर आदि की कार्रवाई की जाएगी। जय 4 जिलों मुजफ्फरपुर, नालंदा, सीवान, गोपालगंज के सभी सरकारी अस्पतालों के मरीजों का पुर्जा मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत भाविया सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जा रहा है। दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार देने में मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना कारगर साबित होगी। इस योजना को लेकर के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीते साल बिहार में हुई जाति आधारित गणना में आर्थिक रूप से कमजोर पाए गए सभी वर्ग के लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार 3 किस्तों में 2-2 लाख रुपए देगी, जिसे वापस नहीं लिया जाएगा। इस योजना से मिली राशि से कमजोर परिवार के लोग लघु उद्योग लगा करके स्वावलंबी बन सकते हैं। उद्योग विभाग के जिला महाप्रबंधक आशीष रंजन के अनुसार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना से 62 प्रकार के उद्योग लगाए जा सकते हैं। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर 18 साल से लेकर के 50 साल तक के जिले के अस्थायी निवासी आवेदन कर सकते हैं। ऐसा परिवार जिनका प्रतिमाह आय 6,000 रुपए से भी कम है वो भी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। लॉटरी के माध्यम से राज्य स्तर से ऑनलाइन चयनित किया जाएगा। वैसे लोग जिन्हें पहले से मुख्यमंत्री उद्यमी अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला और फिर युवा उद्यमी योजना का लाभ मिल चुका है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। जहां आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के महिला या फिर पुरुष किसी एक सदस्य को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के सदस्य इस योजना के तहत उद्योग विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिसके बाद अनुश्रवण समिति से आवेदन पत्रों की ऑनलाइन जाँच की जाएगी। जहाँ आवेदकों का अंतिम चयन कंप्यूटराइज्ड रेंडमाइजेशन के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों बिहार से खाली हो रही राज्यसभा की 6 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया गुरुवार को शुरू हो गई है। इसके साथ ही बिहार में इस साल की चुनावी चुनौती की पहली लड़ाई भी अब देखने को मिल रही है। आरजेडी के मनोज कुमार झा और अहमद अशफाक करीम, जेडीयू के अनिल प्रसाद हेगड़े और वशिष्ठ नारायण सिंह, बीजेपी के सुशील कुमार मोदी और राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन सांसदों के खाली हो रही इन 6 सीटों के लिए चुनाव होंगे। यह गुरुवार से नामांकन लेने का काम शुरू हो गया है। जहाँ नामांकन की अंतिम तारीख 15 फरवरी है। नामांकन की पत्रों की जांच 16 फरवरी और फिर नाम वापसी की तारीख 20 फरवरी तक है। 27 फरवरी को चुनाव होगा और फिर उसी दिन शाम में 5 बजे काउंटिंग भी होगी। राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए कम से कम 37 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। ऐसे में विधानसभा में दलीय स्थिति देखें तो फिर कुल 243 सीटें हैं। इसमें आरजेडी के सर्वाधिक 79 विधायक हैं, वहीं भाजपा के 78 हैं, जेडीयू के 45, कांग्रेस के 19, वाम दलों के 16, भाकपा माले 12, भाकपा 2 और फिर माकपा 2, हिंदुस्तान युवा मोर्चा के 4, जबकि एक निर्दलीय विधायक है। वहीं पर एक विधायक एआईएमआईएम का भी है। यह विधायकों का आंकड़ा देखें तो फिर एनडीए के पास सबसे ज़्यादा विधायक हैं। इसमें भाजपा को इस बार 2 सीट पर जीत मिलने तय हैं। वहीं पर 45 विधायक होने के नाते जेडीयू को 1 सीट का नुकसान होना तय है। दूसरी ओर आरजेडी के 78 विधायक हैं, जिस कारण फिर से लालू प्रसाद यादव की पार्टी के 2 राज्यसभा सांसद फिर से जीत जाएंगे। वहीं पर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दुविधा वाली स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस के अपने विधायकों की संख्या 19 है। जहाँ वहीं पर राजद के 2 सांसद जीतते हैं तो फिर 74 विधायकों का समर्थन उनको जाएगा, जबकि 4 विधायकों के वोट बच जाएंगे। इससे कांग्रेस के उम्मीदवार को 23 विधायकों का समर्थन मिल जाएगा, लेकिन जीत के लिए 37 के समर्थन से ये 14 कम है। इस स्थिति में पूरा खेल वाम दलों पर निर्भर करता है, जिसके 16 विधायक हैं। लेकिन यही कांग्रेस की परेशानी है। अपने बलबूते चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए संभव नहीं है। इसीलिए पार्टी को राजद और फिर वाम दलों के समर्थन की जरूरत है। सूत्रों का कहना है कि इसी का फायदा राजद और फिर वाम दलों द्वारा उठाया जा सकता है। वाम दलों के नेताओं के माने तो पार्टी चाहती है कि उनके किसी उम्मीदवार को राज्यसभा भेजा जाए और इसके लिए कांग्रेस और आरजेडी मदद करें। इसके पीछे एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि वाम दलों को आगामी लोकसभा चुनाव में सीमित सीटों पर चुनाव लड़ने की कांग्रेस की ओर से राजद की योजना है। दोस्तों क्या बिहार में सच में खेला होगा? क्या बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को ऑपरेशन लालटेन से डर लग गया?
ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में उड़ रहा है। इस खेला का डर ऐसा है कि कांग्रेस ने अपने 19 में से 16 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है। बीजेपी और जेडीयू भी अपने विधायकों पर नजर रखने के लिए उन्हें फ्लोर टेस्ट के पहले एक साथ रहने का निर्देश जारी कर रहे हैं। वहीं आरजेडी के नेता खेला की बात पर कायम है। जब बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार को 12 फरवरी को विश्वास मत हासिल करना है, लेकिन इसके पहले बिहार की राजनीति में खेला का खौफ सिर चढ़ करके बोल रहा है। बात सबसे पहले आरजेडी की करते हैं तो बिहार में सत्ता से हटने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला तो अब शुरू हुआ है और यहीं से बिहार की पॉलिटिक्स में खेला शब्द की एंट्री हो गई। तेजस्वी यादव के बाद आरजेडी के तमाम नेता खेला की बात दोहराने लगे हैं। दरअसल आरजेडी और उसके गठबंधन के सदस्यों को मिलाकर के 114 सदस्य हैं। ये 122 के बहुमत के आंकड़े से 8 कम है। दावा किया जा रहा है कि आरजेडी की नज़र जेडीयू और फिर बीजेपी के विधायकों पर है। जब दावा तो जीतन राम मांझी पर भी लग गया, जब उन्हें सीएम पद का ऑफर तक दे दिया गया। जब लेकिन जीतन राम मांझी पर दाल नहीं गली। जब वैसे यदि मांझी की पार्टी के सभी 4 विधायकों का साथ मिल भी जाता तो फिर 4 विधायकों की और ज़रूरत होती, लेकिन ऑपरेशन लालटेन का रुख मांझी से हट करके कहीं और है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र कहते हैं कि खेला का खुलासा अभी नहीं करेंगे, आगे देखिए होता है कि 12 फरवरी को पता चलेगा। वहीं पर नीतीश सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी विधानसभा अध्यक्ष को लेकर है। जब वर्तमान में आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी विधानसभा अध्यक्ष है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अवध बिहारी चौधरी ने इस्तीफे के सवाल पर साफ कहा है कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। जी हाँ, नियमित अविश्वास का नोटिस देने के 14 दिनों तक वे पद पर रह सकते हैं। ऐसे में अब वैधानिक संकट भी खड़ा हो गया है। दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्री एवं विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक श्रवण कुमार ने कहा है कि जदयू के कोई भी विधायक नेटवर्क एरिया से बाहर नहीं है, सब संपर्क में है। लगातार बातचीत हो रही है। वे गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस प्रश्न का जवाब दे रहे थे कि उनके दल के कुछ विधायक विपक्ष के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि सभी दलों के विधायक समझदार हैं। विश्वास मत के समय उन्हें अमृत और विष का चयन करना है, भला कोई क्यों विष का चयन करेगा। उन्होंने कहा कि 11 फरवरी को जदयू विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। जदयू के अलावा भाजपा और हिंदुस्तान एवं मोर्चा के सभी विधायक चट्टानी एकजुटता के साथ नीतीश कुमार की सरकार के पक्ष में 12 फरवरी को मतदान करेंगे। मंत्री ने कहा है कि जिन दलों को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, वे उन्हें हैदराबाद या फिर अन्य सुरक्षित जगहों पर ले गए हैं। जहां जदयू के सभी विधायक एक क्षेत्र में हैं, जन नेतृत्व के लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पक्ष में 128 विधायक हैं, जहां विपक्षी दलों के विधायकों की संख्या 114 है। ऐसे में सरकार आसानी से विश्वास मत हासिल करने की जा रही है। यह उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को अध्यक्ष पद छोड़ने की सलाह भी दे दी है। दोस्तों, समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत मिथिलांचल और कोसी वासियों के लिए अच्छी खबर है, जहां लहरियासराय सहरसा रेल नई रेल लाइन के निर्माण को लेकर के DPR तैयार कर लिया गया है। जैसे लहरियासराय से सहरसा की दूरी 46 से 69 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। जब रेल निर्माण विभाग ने 98 किलोमीटर नई रेल लाइन निर्माण के लिए 3058 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। जब इसमें 12 बड़े और फिर 78 छोटे पुल का निर्माण होगा। या इसके लिए 3 ROB और 85 अंडरपास भी बनाया जाना है। जहाँ इसका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। जहाँ स्वीकृति मिलने के उपरांत जमीन अधिग्रहण और फिर निविदा की प्रक्रिया होगी। जब DPR तैयार करने को लेकर के फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए रेलवे ने 2.5 करोड़ रुपए खर्च किया है। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अपने मुरेठा यानी कि पगड़ी को लेकर के हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। दरअसल सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने को लेकर के संकल्प लिया था और फिर उसी के तहत उन्होंने सिर पर भगवा पगड़ी बांधा था। लेकिन बिहार सरकार में और फिर सत्ता आने डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालने के बाद भी अब तक सम्राट चौधरी ने अपने सिर से इस पगड़ी को नहीं उतारा है, जिसको लेकर के चर्चा हमेशा होती रहती है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे जीवन में माँ चली गई तो फिर मैंने मुरेठा यानी कि पगड़ी बांधा है। स्पष्ट संकल्प है अपनी पार्टी यानी कि मां को सत्ता तक पहुंचाना है और बीजेपी और जेडीयू मिलकर के बिहार की सभी 40 सीटें लोकसभा चुनाव में जीतेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम लोग सरकार में हैं, इसका क्रेडिट एमएलए और कार्यकर्ताओं का है। बीजेपी बदलती नहीं है, हम गठबंधन जरूर करते हैं और गठबंधन धर्म भी निभाते हैं और फिर हम अपने संकल्प को पूरा करते हैं। हम राजनीतिक समझौते के माध्यम से दूसरे को सहयोग करते रहते हैं और फिर आगे बढ़ते रहते हैं। रोजगार की भी चिंता करनी है। जैसे शिक्षक बहाली हम लोगों ने निकाला और फिर इसका भ्रष्टाचार के युवराज क्रेडिट ले रहे हैं। लालू यादव ये फॉर्मूला बता दे कि 1.5 साल में करोड़पति कैसे बन जाते हैं।
दोस्तों जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के साथ चौधरी महबूब अली कैसर, चंदन सिंह और फिर बिहार पार्टी अध्यक्ष संसद प्रिंस राज भी मौजूद थे। जैसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। जब पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने बताया है कि पशुपति कुमार पारस और फिर तीनों संसदों की भाजपा अध्यक्ष से 30 मिनट की बेहद ही सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई। जब मुलाकात के दौरान बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के एनडीए की रणनीति के अलावा कई अहम मुद्दों पर भी बात हुई और लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीट पर एनडीए की जीत सुनिश्चित कराने को लेकर के एकजुटता पर बल दिया गया। दोस्तों बिहार में राजनीति में उलटफेर होने को लेकर के फिर से बदलाव करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम तय होता नजर आ रहा है। इस बीच बिहार की जनता के हितों को लेकर के अपनी स्पष्ट राय रख रहे हैं। जनसुराज संस्थापक के प्रशांत किशोर ने कहा कि आज लोग मुझसे कहते हैं कि मोदी आएंगे तो बिहार सुधर जाएगा, लेकिन 2014 तक आधा से ज़्यादा बिहार मोदी को नहीं जानता था। मैंने ही मोदी का प्रचार किया था। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैंने ही मोदी का प्रचार किया था। आज सब मोदी के भक्त हो गए हैं, उनको वोट देते हैं और फिर हमसे कहते हैं कि आपको पता है मोदी जी से ही देश का कल्याण होगा। मैं आपको बताने आया हूं कि मोदी ने बिहार का विकास किया या नहीं किया, ये बात छोड़ दीजिए। मोदी के आने से बिहार को फ़ायदा हुआ या नहीं ये भी छोड़ दीजिए। मोदी के आने से घरेलू गैस सिलेंडर 1250 रुपये और फिर पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर हो गया, ये बात भी छोड़ दीजिए। हम आज से मोदी जी का झंडा लेकर के चल देंगे अगर मोदी जी ने ये चीज़ कर दिया। जी हाँ, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि आज जितने भी मोदी के समर्थक हैं उन सबको खुली चुनौती देता हूं कि पिछले 9 सालों में मोदी ने अगर बिहार के लिए एक भी बैठक की है तो फिर उस बैठक की खबर लिख दीजिए। हम आज से ही मोदी का झंडा उठा करके लेकर के चल देंगे। पिछले 9 सालों में मोदी ने बिहार के लिए एक बैठक तक नहीं की है, आज फिर भी हम लोग जा करके भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो फिर बिहार की दुर्दशा कहां से सुधरेगी, ये कहना है प्रशांत किशोर का। दोस्तों बिहार विधानसभा में भर्ती चल रही है। अगर आप भी बेरोजगार हैं तो इन भर्ती पर अप्लाई करके अच्छा खासा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इन वैकेंसी के लिए आवेदन 29 जनवरी से शुरू हो गई है। इस रिक्वायरमेंट ड्राइव के माध्यम से पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, लाइब्रेरी अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, स्टेनोग्राफर आदि कुल 109 पदों पर भर्ती होगी। आपको बता दूं कि आज आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को बिहार विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका पता है विधानसभा.bih.nrc.in या किसी और माध्यम से किए गए आवेदन को स्वीकार नहीं होंगे। आपको बता दूं कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए योग्यता पद के मुताबिक है और अलग अलग है। मोटे तौर पर बताना हो तो कह सकते हैं कि इसके लिए 10वीं 12वीं और फिर ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन कई चरण की परीक्षा पास करने के बाद होगा। जब सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित होगी, इसके बाद स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। दोस्तों खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने संसद में अंतरिम बजट 2024-25 में पहली प्रकरण की चर्चा करने के दौरान इस बजट की चर्चा में बिहार की आर्थिक बदहाली का मुद्दा प्रमुखता से उठाने के साथ साथ यूपीए कार्यकाल के दौरान देश की मजबूत आर्थिक स्थिति तुलना में मौजूदा एनडीए सरकार की नाकाम आर्थिक स्थिति नीति और फिर देश के अल्पसंख्यक वर्ग के विरुद्ध नफरत, बुलडोजर, धार्मिक स्थलों पर हमले पर केंद्र की निष्क्रियता पर चिंता जाहिर की है। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अहम मुद्दे एएमयू किशनगंज शाखा, सुरजापुरी मुस्लिम जाति को केंद्र की ओबीसी सूची में जोड़ना, महानंदा किशनगंज में मेडिकल कॉलेज, किशनगंज जलालगढ़ रेल लाइन परियोजना आदि मुद्दों पर सदन में उठाया है। दोस्तों ये खबर आप केडीबी लाइव ऐप में देख रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से किशनगंज की खबरों को देखना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर ले, किशनगंज न्यूज पेज को फॉलो कर ले। दोस्तों खबर किशनगंज से सामने आई है। यहाँ पर किशनगंज में जिला क्रिकेट संघ ने जिला लीग 2023-24 ए डिवीजन का आयोजन किया। जब गुरुवार को 19वां मुकाबला टारगेट क्रिकेट एकेडमी बनाम किंग्स 11 लोहारपट्टी के बीच 40-40 ओवरों का खेला गया। टॉस खेल पड़े में राकेश कुमार दुबे ने उछाला। जब टॉस जीत करके किंग 11 लोहारपट्टी ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.2 ओवर में सभी विकेट खोकर के 84 रन बनाए। या उसमें मरगूब ने 42 गेंद का सामना करते हुए 5 चौके और फिर 2 छक्के की मदद से 44 रन और सूरज ने 24 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 रन बनाए। वहीं टारगेट एकेडमी की ओर से गेंदबाजी करते हुए मनीष कुमार ने 3 विकेट, उज्जवल ने 3 विकेट, नैरित दास ने 2 विकेट और फिर इनाम और राहुल ने 1 विकेट हासिल किया है। 85 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे टारगेट क्रिकेट एकेडमी 15 ओवर में 19 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को हासिल कर लिया। पंचम कुमार ने 16 गेंद का सामना करते हुए 4 चौके की मदद से 19 रन और आविद ने 12 गेंद का सामना करते हुए 2 चौकों की मदद से 13 रन बनाए।
दोस्तों खबर किशनगंज से सामने आई है। यहाँ पर किशनगंज जिले के पाठामारी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बुधवार को 31 लोगों की कैंसर की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें से 17 महिलाएं और फिर 14 पुरुष शामिल है। इस अवसर पर लोगों को कैंसर की पहचान, लक्षण और फिर बचाव की भी जानकारी दी गई। डॉक्टर सद्दाम अंसारी ने कहा है कि कैंसर एक जटिल एवं गंभीर बीमारी है। जब विश्व में यानी कि पूरी दुनिया में हर साल लाखों लोग कैंसर की चपेट में आकर के मर जाते हैं। इसका मुख्य कारण मरीजों में आखिरी चरण में कैंसर के पहुंचने के बाद जानकारी मिलती है। इस स्थिति में पहुंचने के बाद उपचार संभव नहीं होता है। सिविल सर्जन डॉक्टर मंजर आलम ने बताया है कि कैंसर का उपचार शुरुआती लक्षणों को पहचानने के बाद ही संभव है। लक्षण नजर आते ही कैंसर की जांच करवाने से कई जिंदगी बचाई जा सकती है। कैंसर सामान्यतः खतरनाक माना जाता है, लेकिन समय रहते हुए लक्षण की पहचान करके इसकी इलाज किया जाए तो फिर ये संभव है कि इसको बहुत जल्द दूर किया जाएगा। दोस्तों ये खबर आप KDB लाइव ऐप में देख रहे हैं। अगर आप किशनगंज से जुड़ी हुई खबरों को देखना चाहते हैं तो हमें किशनगंज न्यूज पेज को फॉलो कर लें। दोस्तों खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला ने जिला सड़क सुरक्षा समिति और फिर जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक की गई, जहां समाहर न्यायालय परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में हिट एंड रन के मामले में जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी और फिर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए रूट लाइटिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। साथ ही डे मार्केट स्थित सब्जी मंडी को रुई ढांचा पुल के नीचे शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि शहरी क्षेत्र में ई रिक्शा की निगरानी करके उसको चिन्हित किया जाए, ताकि ई रिक्शा के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सके। खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि खनन के उद्यम स्थल से वाहनों का रूट चार्ट बनाया जाए, ताकि उनके परिचालन को नियंत्रित कर के शहर में अनावश्यक जाम से बचाया जा सके। वहीं पर अवैध खनन, परिवहन एवं मंडारण पर रोक लगाने के लिए पुलिस विभाग, खनन विभाग और फिर जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि संगठित प्रयास करके अवैध खनन की जांच करके तुरंत कार्रवाई की जाए। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।